नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहां पे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय में कोशिश कर रहा हूँ इसको समेटने का, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है कम समय में अधिक क्वेश्चन की हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि देखिए टीसीएस कराएगा तो टीसीएस थोड़ा सा लेवल भी अपना आप रखेगा, तो टीसीएस के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, पहले एनसीएल जो है खुद कराता था तो उसके लेवल जो थोड़ी डाउन रहते थे, लेकिन अभी जो टीसीएस है थोड़ा अपने एग्ज़ाम को वो हाई लेवल पे ही रखता है। वो क्वेश्चन जो है थोड़ा ऐसे ही उटपटांग टाइप के पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके और आपकी तैयारी हो सके। ओके, पीडीएफ भी हमने बनाया है, तो पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा कुछ पीडीएफ, और कुछ पीडीएफ जो है यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उसको आप लोग नॉमिनल सा कॉस्ट पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डीजल और पेट्रोल डीजल इंजन से संबंधित क्वेश्चंस हैं, जीके का 1000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है, वो उसको भी आप लोग हल्का सा पेमेंट जो है वो पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले प्रश्न को देखते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, किसे नापने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है समुद्र की गहराई को नापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो बताइए दोस्तों भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? बहुत क्वेश्चन जो है ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो मुझे उम्मीद है कि आपका उत्तर ये सही रहा होगा, रिक्टर पैमाने में। अगला प्रश्न देखेंगे, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं, किन किन तरंगों का उपयोग करते हैं? तो सोनार में अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ में है तो गलत है आपका आंसर। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पराश्रव्य तरंगों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो वायु की गति किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से, विंड वैन से, एनीमोमीटर से या बैरोमीटर से? सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है एनीमोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, किससे ज्ञात किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है। ठीक है, जूल होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा? जूल होगा। तो जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, वैसे ही पास्कल जो है ये भी मात्रक है। तो किसका मात्रक है? तो ये दाब का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, दाब या दबाव। ठीक है, दाब का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन है बल, दाब, त्वरण और वेग। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए अदिश राशि किसे कहते हैं। तो ऐसी राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बल, त्वरण और वेग को जो हैं वो उन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, लेकिन दाब को जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है न्यूटन की गति का पहला नियम? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, उसमें से पहला नियम जो था वो था जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? उत्क्रमण, प्रसारण, अपकेंद्रण, अपवहन और विसरण। दोस्तों घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। पेपर आपका अब भले ही नज़दीक आ रहा है, लेकिन आपके माइंड में ज़्यादा उथल पुथल नहीं करना है। ठीक है, आपने बचपन से जो पढ़ते आए हैं उन्हीं के आधार पे आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस खाली इसको क्या करना है? इकट्ठा करना है। तो आप लोग इकट्ठा करते रहिए। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है, अपकेंद्रण। क्या है? अपकेंद्रण जो है वॉशिंग मशीन, अपकेंद्रण जो है वॉशिंग मशीन में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ठीक है, किसने बताया था? तो बताया था ब्रह्मगुप्त ने। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था, न्यूटन से पहले ही बताया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? किसमें होता है? जल, वायु, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। तो किसी पिंड का अधिकतम भार जो होता है वो हाइड्रोजन गैस के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो वर्षा की बूंद जो है आपने नीचे गिरते हुए देखा होगा तो वो गोलाकार हो जाती हैं। तो क्यों हो जाती हैं, किसके कारण होती हैं? तो वो होती हैं दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, क्या होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि जो झील का ऊपरी सतह होता है वही केवल बर्फ़ जमता है, उसी का केवल बर्फ़ जमता है और नीचे जो है मछलियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? झीलों की जो तली होती है, झीलों की तली पर जल नहीं जम पाता है। ठीक है, ताली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है, तली तली तली। ठीक है, तली मतलब जो नीचे वाला जो भाग होता है। ठीक है, बर्फ़ के नीचे झीलों के अंदर वाला जो भाग होता है वो तली कहलाता है। तो झीलों की तली पर जल नहीं जम पाता है, इसीलिए मछलियाँ क्या होती हैं? जीवित रहती हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा अगर बदल दें तो क्या परिवर्तित रहेगा? देखिए, द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाएगा, भार भी परिवर्तित होगा और आयतन भी परिवर्तित होगा, लेकिन एक चीज़ परिवर्तित नहीं होगा, वो होगा घनत्व। घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? कौन सा वो ताप है जिस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम होना। क्या कम होना? तो उनका घनत्व का कम होना। ठीक है, तो बादलों का जो घनत्व होता है वो कम होता है, इसलिए वो वायुमंडल में तैरती रहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो वो किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा। आप लोग ईमानदारी से अपना इसको सॉल्व भी करते रहिएगा। मैं टाइम आपका कम ले रहा हूँ क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न जो है, पढ़ने में काम आने वाले क्लासेस नहीं होगा, यहाँ पे ग्लासेस होगा। ठीक है, ग्लासेस मतलब जो शीशे लगे होते हैं ना, चश्मे। ठीक है, किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? ठीक है, तो किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? पढ़ने में काम आने वाले जो चश्मे होते हैं वो बने होते हैं उत्तल लेंस के। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है। वेवलेंथ का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। तो सबसे कम वेवलेंथ वाला जो प्रकाश होता है वो होता है बैंगनी। ठीक है, और सबसे अधिक वाला कौन सा होता है? तो वो लाल होता है। ठीक है, सबसे अधिक वेवलेंथ का प्रकाश होता है, तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश होता है सबसे अधिक वो होता है लाल, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होता है वो है बैंगनी। ओके, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर है डायनामाइट का। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है इनके सम्मान में। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? पेनिसिलिन के आविष्कारक, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, और उसके आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनको आप लोग ज़रूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं इसका PDF ज़रूर दे दूँगा, याद करके दे दूँगा। फिलहाल मुझे ध्यान नहीं रहता वहाँ पे भी डालना है, तो इसको ज़रूर दे दूंगा मैं, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। किसने? एस चंद्रशेखर ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? तो भारत में एटम बम, अणु बम मीन्स एटम बम के जो विकास में इनमें से कौन संबंधित हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर 1 राजा रमन्ना जो हैं। ये पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1972 या 74 में हुआ था शायद, 1974 में, तो उसके ये डायरेक्टर थे उस समय। ठीक है, तो राजा रमन्ना जो है भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है। ठीक है,
अगला प्रश्न है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक, ये एक पुस्तक है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम, उसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, तकाशी हिरोज हैं, तकाशी हिरोज। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जीपीएस प्रयुक्त होता है। देखिए जीपीएस किस चीज़ में प्रयुक्त होता है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जीपीएस, इसका फुल फॉर्म भी यही होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जिससे हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं। अगला प्रश्न है स्वचालित गलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, कहाँ से मिलती है, द्रव क्रिस्टल से, बैटरी से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, करचल ऐंठन से। सही उत्तर क्या होगा, तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य, मुख्य कार्य जो होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है इंसुलिन होता है, क्या होता है, स्टेरॉइड होता है, हार्मोन्स होता है, वसा होता है या प्रोटीन होता है। हार्मोन्स नहीं दिया यहाँ पे, प्रोटीन स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन। सही उत्तर क्या होगा, तो ये प्रोटीन होता है एक प्रकार का। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इंसुलिन अगर कम श्रावण होने लगे, इंसुलिन कम बनने लग जाए तो लोगों को क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज़ रोग हो जाता है। और ये इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है, तो अग्नाशय में बनता है। अग्नाशय के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं, ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो होती हैं उनमें बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल्स से इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बगल में जो बेल आइकन दिखता है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचेगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।